दोस्तों नमस्कार। भारत के भीतर कितने भारत बसते हैं और हर भारत की आर्थिक स्थिति दूसरे भारत से कितनी अलग है, इसका आर्थिक पैमाना आज तक तो ना नीति आयोग ने बताया और ना ही रिजर्व बैंक की कोई रिपोर्ट इस पर कुछ कह सकी। यहां तक कि पार्लियामेंट के भीतर भी सवाल तो उठते रहे, जवाब भी आते रहे, लेकिन यह किसी ने नहीं बतलाया कि दरअसल इस देश के भीतर कितनी बड़ी तादाद में जो मजदूर तबका है उसकी आय कितनी है, जो किसान है उसकी आय कितनी है, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी आय कितनी है। इस दौर में रोजगार नहीं तो अपने बूते जिसको सेल्फ मेड बिजनेसमैन के तौर पर आप देखते हैं उसकी कितनी आय होगी। और जब हर तबके की आय आपकी आंखों के सामने यह कहकर रेंगने लगे कि दरअसल प्रधानमंत्री की चिंता उन 5 से 7% भारतीयों को लेकर है जो सोना खरीदते हैं, जो गाड़ियों में घूमते हैं, जो विदेश की यात्रा पर जाते हैं, जो खाने का तेल खरीदते हैं, या फिर जो भी दुनिया के अलग अलग देशों से भारत सामान लेता है डॉलर देकर, उसकी जो खपत होती है वो खपत सिर्फ और सिर्फ 5 से 7% भारतीयों के भीतर ही होती है। प्रधानमंत्री देश के हैं और इस देश की हकीकत पहली बार उस दिशा में बढ़ रही है जहां पर सामान अगर नहीं होंगे और कीमतें बढ़ती चली जाएंगी तो असर धीरे धीरे इन्हीं 5-7% पर पड़ना भी तय है। जो सोचते हैं कि बैंकों में पैसा जमा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो महंगाई उस इंटरेस्ट रेट की तुलना में मिनिमम होगी 2 महीने बाद तो 3 गुना होगी, जो अभी के हालात हैं। 2 महीने का जिक्र इसलिए आज कर रहे हैं आपकी सामने क्योंकि भारत के पास जो भी माल पड़ा हुआ है उसके अपने भंडार में, और भारत जो इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है माल दुनिया के अलग अलग देशों से, और इस दौर में जो डॉलर की रफ्तार है रुपए के मुकाबले बढ़ने की, और जो कच्चे तेल की कीमत है दुनिया के बाजार में बढ़ने की, और युद्ध की परिस्थितियों के बीच कमोवेश हर देश के सामने अपनी इकोनॉमी को संभालने का संकट है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की फिक्र उन 5 से 7% भारतीयों को लेकर तो होगी ही, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपने तौर पर प्रोफेशनल्स हैं, जो इस देश की इकोनॉमी को समझते हैं, और कॉरपोरेट भी उसके दायरे में आता है। लेकिन अजीबोगरीब परिस्थिति है, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर कॉरपोरेट्स में कोई प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं है। इस देश के भीतर कॉरपोरेट सबसे कम रोजगार देते हैं, लेकिन इस देश के भीतर कॉरपोरेट्स का नेटवर्थ दुनिया के तमाम देशों के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और उस देश की जीडीपी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सब कुछ चंद हथेलियों में सिमटा हुआ है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रईसी का मतलब क्या होता है, सरकार का नजरिया क्या होता है, आज एक एक पन्नों को हम खोलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें लगता है सरकार जब दिल्ली की लाल दीवारों के भीतर कैद रहती है तो उसका नजरिया बहुत साफ तौर पर इतना शानदार होता है कि वो कहती है कि सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन है। शक्तिकांत दास, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, सीआईआई की बैठक में वो कहते हैं कि दुनिया भर में ना जाने कितने झटके लगे, लेकिन भारत हर झटके से अछूता रहा और भारत के सामने कोई संकट नहीं है। तो आज उन्हीं की बात से अपनी बात की हम शुरुआत करेंगे। If we take a step back, if we step back a little and reflect, every global shock in the last 5 to 6 years has compounded the previous shock, leaving very little time for recovery. The notion of resilience has therefore been tested worldwide like never before. In such a scenario,
the Indian economy not only withstood each of these shocks, but emerged even stronger after every crisis. These outcomes are not by accident. They are the result of thoughtful policy choices and resilient buffers built over the last 10 to 12 years. प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। प्रधानमंत्री भी कमोवेश इसी बातों का जिक्र अपनी कैबिनेट की बैठक में या फिर जो कोर ग्रुप बैठता होगा उसमें इसी तरीके से सुनहरे सपने जरूर देखते होंगे। लेकिन शक्तिकांत दास चूंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और 24 घंटे पहले एक एसबीआई की रिपोर्ट आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है। उसका कहना है कि डॉलर अगर 95 यानी 95 रुपीस तक टिका रहा तो भी भारत की इकोनॉमी 4 लाख करोड़ डॉलर तक आकर खड़ी हो जाएगी। यानी जो 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना देखा हुआ है कि कम से कम 2029 तक तो हो जाए, असंभव है, हो नहीं पाएगा। और इन सब के बीच यह भी बताया जा रहा है कि जिस तेजी के साथ रुपया नीचे गिर रहा है यह पता नहीं कब 100 के आंकड़े को पार कर जाए। और अगर यह हो जाता है यानी इसका वक्त भी 2029 तक का है और इसके साथ साथ जो कच्चे तेल की कीमत है, क्रूड ऑयल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त $105 प्रति बैरल है। यह भी अगर $100 के पार रहा तो फिर भारत की इकोनॉमी एक झटके में $4 ट्रिलियन से नीचे आ जाएगी। आपको भुगतान का संतुलन करना होगा, जबरदस्त प्रभाव लाना होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करना होगा। लॉजिस्टिक की कीमत बढ़ रही है, परिवहन महंगा हो रहा है, बीमा की लागत बढ़ रही है और इन सब के बीच ऐसी स्थिति आएगी कि आपको इस देश में जरूरी पैकेज तक का ऐलान करना पड़ जाए। जो विदेशों में भारतीय रहते हैं उनके लिए आपको बॉन्ड जारी करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप ध्यान दीजिए फैक्ट्रीज पर, इंडस्ट्रीज पर, प्रोडक्शन पर। कॉरपोरेट में कोई प्रतिस्पर्धा तो पैदा कीजिए। एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने जाती है लेकिन तीसरी कंपनी सत्ता के करीब है तो उसको बेफिक्र होकर सब कुछ सौंप दिया जाता है। वो पहली कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट देखता है अच्छा तीसरा वाला वो तो सरकार के करीब का है, मामला खारिज कर दो, हटाइए यहां से। यानी ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम इस देश के टॉप मोस्ट कॉरपोरेट के भीतर जो सत्ता के करीब है उसकी एक परिस्थिति को आप सिर्फ बतला रहे हैं। और इन सब में बिजनेसमैन और कॉरपोरेट सेक्टर पहली बार डरा हुआ है। उसे समझ में आने लगा है कि जिस नेक्सस के जरिए उसको पैसे मिले, अब सरकार उससे पैसे अपनी सुविधाओं के लिए जरूर ले लेगी। उसका अपना बिजनेस, उसका अपना बाजार, उसकी अपनी शेयर बाजार में वैल्यू, सब कुछ इस दौर में कम हो रही है। संकट यह है कि भारत के पास जो डॉलर की कमाई होती थी वह रुक सी गई है। जो डॉलर देना पड़ता था वो बढ़ सा गया है। खतरे की घंटी बज रही है क्योंकि देश के भंडार पर, जहां पर रिजर्व फॉरेन करेंसी है, उस पे हमला हो रहा है। यह पहली दृष्टि इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर सरकार का नजरिया कहता है हम बहुत शानदार तरीके से जीते हैं। तब यहां पर एक दूसरे नजरिए की जरूरत पड़ेगी। यह नजरिया यह है कि इस देश के भीतर सरकार बहुत साफ तौर पर बतलाती है, अपनी इकोनॉमिक सर्वे में डाटा वो रखती है कि इस देश के भीतर जो सेल्फ एम्प्लॉय है उसकी जो कमाई है वो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 11,500 रुपए पर महीने और शहरी क्षेत्रों में लगभग 20,000 रुपए। इसको अगर एवरेज निकालिएगा तो इस देश में सेल्फ एम्प्लॉयड की कमाई 16,000 रुपए है। इसी तरीके से जो रेगुलर है उसकी कमाई जो है वह 16,000 गांव में, रेगुलर का मतलब यहां पर जिसकी नौकरियां हैं, 16,000 रुपए कमाता है और शहरों में वो 23,000 रुपए कमाता है। एवरेज निकालिएगा तो इनकी कमाई 22,000 जो सबसे ज्यादा है। जो कैजुअल लेबर है वो गांव में 402 रुपए एवरेज, शहरों में 506 रुपए एवरेज और देश का एवरेज 450 रुपए। यानी जब आप जोड़ेंगे तो इस देश के भीतर 10,000 से लेकर 22,000 रुपए तक यही कमाई है। इससे ज्यादा कमाई किसी की नहीं है।
अब वो 10,000 वाला हो या 22,000 वाला हो, वो कितनी गाड़ियां रखेगा, कितनी बार विदेश यात्रा करेगा, कितना सोना खरीदेगा, कितना महंगा खाने का तेल लेगा, ये सारे सवाल आपके सामने एक झटके में गायब हो जाएंगे। वजह वजह बहुत साफ है। इनका भी पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और इस वक्त बैंक जो इंटरेस्ट देता है, उस इंटरेस्ट रेट के मुकाबले महंगाई और सामानों की किल्लत बाजार में क्या ब्लैक मार्केटर्स की स्थिति को बढ़ावा दे रही है। रिटेल सेक्टर में महंगाई ऐतिहासिक तौर पर अगले 2 महीनों में दिखाई भी देने लगेगी। उसकी वजह फिर वही है, खपत ज्यादा है, माल कम होगा। और जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हमें लगता है कि जब इन बातों का जिक्र किया गया तो पहले इस इकोनॉमिक सर्वे के इस आंकड़े को आप खुद ही देख लीजिए। ये सरकार के प्रिंटेड शब्द हैं। जो आंकड़े हमने आपको दिखलाए, दरअसल उसका एक दूसरा सच भी है। और वो दूसरा सच इस देश के भीतर जाती हुई नौकरियों से जुड़ा हुआ है। तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इस दौर में चली गई जब से युद्ध शुरू हुआ है। और उस युद्ध के बाद जो इससे पहले अमेरिकी टैरिफ था या अमेरिकी ट्रेड डील हो रही थी, उसका जो असर था उसका लगभग दुगना असर इस दौर में पड़ चुका है। यानी पहले लगभग 40 से 60% का असर व्यापारियों पर पड़ा, इस देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों पर पड़ा। और अब जब प्रधानमंत्री ने कहना पड़ गया तो उस समय तक यह बात 80% पार कर गई थी, यानी स्थिति नाजुक है। लेकिन बात इससे बनती नहीं है। सवाल तो यह है कि इस देश के भीतर जो विदेशी मुद्रा जो बाहर जाती है वो किस रफ्तार से बढ़ने वाली है। अगर उसको आज की तारीख ही आप ले लीजिए, आज जो स्थिति है यानी मई के 11-12 तारीख की जो परिस्थिति रहेगी, अगर वो एवरेज वे में भी चलती चली गई, जुलाई के 10 तारीख तक स्थितियां इतनी नाजुक हो जाएगी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर के एवरेज को जब आप निकालिएगा तो जरा ऐसे समझिए कि जो क्रूड ऑयल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 134.7 बिलियन डॉलर जो दिया गया दुनिया के बाजार से खरीदने के लिए, वह एक झटके में बढ़कर 160 बिलियन डॉलर हो जाएगा। जो गोल्ड था वो 72 बिलियन डॉलर हम ला रहे थे, वो 100 बिलियन डॉलर हो जाएगा। जो सोने का जिक्र है, यहां एक चीज समझ लीजिए, सोना ही वो चीज है जो पैसे वालों को इसीलिए वो खरीद लेते हैं क्योंकि जानते हैं इसकी कीमत बढ़ जाएगी। और इस देश के भीतर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दे पाने की स्थिति में नहीं है। यहां तक कि जो पूरा शेयर बाजार है, जो पूरा म्यूचुअल फंड है, जो पूरा का पूरा सरकार का जो बैंकों का जो एफडी का तौर तरीका है, आप किसी भी यहां तक कि रियल एस्टेट में चले जाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो इन लाभ कहां मिलेगा? दुनिया के बाजार में गोल्ड की कीमत इसीलिए बढ़ रही है, तो जिसके पास पैसा है वो बढ़ा रहा है। शायद इसीलिए गोल्ड भारत के भीतर जो इंपोर्ट था 3 सालों में तिगुना हो रहा है, तो खरीद बढ़ रही है। खाद्य तेल 19.5 बिलियन डॉलर वो बढ़ जाएगा। अगर आज की कीमत से 2 महीने बाद देखें तो ये 26 से 27 बिलियन डॉलर हो जाएगा। फर्टिलाइजर जो पिछले साल 14.5 बिलियन डॉलर दे के जो मंगाया गया, वो मिनिमम बढ़ेगा तो वो 24 बिलियन डॉलर यानी 10 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। ये क्राइसिस है फर्टिलाइजर को लेकर। यानी इन टोटल में अगर आप देखें तो पिछले साल लगभग 240 बिलियन डॉलर में जो क्रूड ऑयल, गोल्ड, खाने का तेल, फर्टिलाइजर मंगाया गया, वो अब इस 2 महीने में अगर यही गति रही तो मैसेज साफ है कि यह 300 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। अगर यह स्थिति है तो इसका दूसरा हिस्सा यह है कि भारत जो कमाता था डॉलर, उस पर ब्रेक लग चुकी है। वो आईटी एक्सपर्ट्स का हो, वो रेमिटेंस जो बाहर से आ रहा हो, जो फार्मा सेक्टर हो,
जो विदेशी भारत में घूमने आते हैं, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी से तेल रिफाइन करके दुनिया के बाजार में बेचा जाता था, जो इंजीनियरिंग का सामान था, जो सर्विस हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो हीरे मोती रत्नाभूषण दे रहे थे, उसमें जो पहली कमी आई थी अमेरिकी डील के बाद वो 40 से 60% थी और युद्ध के बाद यह बढ़कर 80% पार कर गया है। $100 आता था वो $20 में तब्दील हो गया। $100 जो जा रहा था वो $200 देना पड़ेगा। कैसे संभालेंगे इकोनॉमी? और जब हम इस बात का जिक्र करते हैं ना, कैसे संभालेंगे इकोनॉमी, तो पता नहीं क्यों एक झटके में इस देश की वो परिस्थिति सामने आ जाती है, चुनाव जीतना है, हर हाल में जीतना है। और मुश्किल यह है, आज की तारीख में हम आपको बतलाएं अगर, तो जितना पैसा एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, इन्वायरमेंट सब पे दिया जाता है, उससे कई गुना ज्यादा रेवड़ियों के हिसाब से चुनाव में बांटा जाता है। आपको हैरत हो रही होगी, जो फेयर बीज है, जिसको रेवड़ियां कहते हैं, उसका कुल आंकड़ा एक साल का है 8,96,000 करोड़, 8,96,000 करोड़। एग्रीकल्चर पे देते हैं 1,51,000 करोड़, शिक्षा पर देते हैं 1,25,000 करोड़, हेल्थ सिस्टम पर देते हैं 98,000 करोड़। आप कल्पना कर रहे हैं, यानी ये सरकार और देश कैसे चल रही है। और चलाने के तौर तरीकों में अब जब क्राइसिस इसलिए सामने आ गया है कि हमारा जो भंडार था वह भी खाली हो रहा है और बाहर से लेंगे सामान तो हमारा फॉरेक्स वह भी खाली हो जाएगा, हाथ पांव तो फूलेंगे। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि आप देश चलाना नहीं जानते हैं। यहां राहुल गांधी का जिक्र करने की जरूरत है नहीं। एक सामान्य सी परिस्थिति में इस देश के गांव, छोटे शहर में घूम लीजिए, हकीकत आपकी आंखों के सामने रेंगने लगेगी। शहर और बड़े व्यापारी बड़े घबराते हैं, उन्हें डर है कि पता नहीं जो है कुछ कहेंगे तो वह भी कोई लेना चाहे। यह परिस्थिति इस देश के भीतर है। लेकिन जिस बात का हम फेयरवीज को लेकर कर रहे थे, उसका एक आंकड़ा देखिए, खुद देखिए, तब आप समझ पाएंगे। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़े ने बतलाया कि डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक तौर पर गिरावट पे खड़ा है। 95 रुपीज 57 पैसा। याद है आपको 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे और उससे पहले मनमोहन सिंह के काल में अचानक डॉलर के मुकाबले रुपया 60 रुपए तक चला गया था। आज 95.57 हो चुका है। खुद आरबीआई की रिपोर्ट अपने तौर पर बताती है कि 100 के आंकड़े को पार करने में देर नहीं लगेगी। इस देश के भीतर दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं। वहां पेमेंट वहां की करेंसी में करना होता है। अमेरिका जाएंगे तो डॉलर देंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर देंगे, ब्रिटेन जाएंगे तो पाउंड देंगे, इसी तरीके से होता है। लेकिन अभी भी 90% पेमेंट डॉलर में ही किया जाता है और डॉलर इस बरस, यानी जो बीत गया बरस, उसमें 11 लाख बच्चे भारत छोड़कर हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले गए। उनकी जो सिर्फ ट्यूशन फीस थी, वो ट्यूशन फीस का आंकड़ा बतलाता है कि वो तकरीबन उन्होंने 15 लाख करोड़ से ज्यादा दिया। और अब जब डॉलर की कीमत को उससे जोड़ दीजिएगा तो वही 15 लाख करोड़ एक झटके में 22 लाख करोड़ को पार कर रहा है। मैसेज समझ रहे हैं इस देश के भीतर कौन सी परिस्थिति और सरकार का क्या नजरिया है? क्योंकि इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ रहा है जो डॉलर में पेमेंट होता है। एलपीजी, प्लास्टिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इसीलिए हमने कहा रिटेल सेक्टर में जो खुदरा बाजार है वहां महंगाई जबरदस्त आने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कीमत बढ़ेगी। पढ़ाई तो बढ़ ही गई। और जब इस बातों का जिक्र हो रहा है तो एक झटके में सरकार का नजरिया बहुत साफ है, किसी भी हालत में हमें अपना फॉरेक्स बचाना है। 690 अरब डॉलर, $690 बिलियन सरकार के खजाने में पड़ा हुआ है।
जो कि युद्ध से एक दिन पहले $728 बिलियन था, यानी युद्ध काल खंड में ही इसमें तकरीबन $40 बिलियन की कमी आ गई। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन बातों का जिक्र हम कर रहे थे उसके हिसाब से एक झटके में जुलाई आते आते ये $690 अरब 500 के नीचे आ जाएगा। लाल बत्ती जलने लगेगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा दिया गया लोन जो भारत के ऊपर है वो कब चुकता होगा, क्या चुकता होगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको भी चुका पाने में लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है वो अभी तक 20 से 27% की थी, जो बढ़कर 50% तक पहुंच सकती है। यह हिसाब हो जाएगा। लेकिन लौट जाइए अपने देश के उन हालातों को लेकर जहां पर एक सवाल आपके जहन में यह होना चाहिए, जो शेयर बाजार देख रहे हैं वो पहले समझ लें। लगातार शेयर बाजार की वैल्यू कम होगी। एवरेज 15,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशक पैसा हर दिन निकाल रहे हैं, और परिस्थिति यह है कि हमने इसीलिए शुरू में जिस एसबीआई की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो एसबीआई की अपनी मार्केट वैल्यू इस दौर में 44,000 करोड़ से ज्यादा कम हो गई है। टीसीएस की भी कम हो गई है, एयरटेल की भी कम हो गई है, एलएनटी की भी कम हो गई है। चारों को मिला दीजिएगा तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इनकी वैल्यू कम हो गई है। और वैल्यू कम होने का मतलब शायद वह इकोनॉमी है जिसका जिक्र शक्तिकांत दास कर रहे थे, या प्रधानमंत्री मोदी के एडवाइजर उन्हें बतलाते हैं। उन्हें कोई नहीं बतलाता कि जैसे ही आप ज्वेलरी की दिशा में काम कह रहे हैं कि मत खरीदिए, तो उस बाजार से जुड़े हुए 3.5 करोड़ लोगों पर रोजी रोटी का संकट आने वाला है। इस देश में लगभग 6 लाख ज्वेलरी की दुकान है, उसमें से 2 लाख हॉलमार्क रजिस्टर्ड है, बाकी 4 लाख के करीब छोटे दुकानदार हैं, छोटे सुनार हैं। जो कारीगर हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो रिफाइनर हैं, जो डिजाइनर हैं, अगर इन सब की परिस्थिति को मानकर चलिए, करोड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोना देख रहे हैं तो 3 बाजार और मिला दीजिए। सोने के साथ टेक्सटाइल और टेक्सटाइल के साथ ऑयल। इतना बड़ा संकट, और इस संकट पर जो अलग तमगा लगने वाला है वो फर्टिलाइजर को लेकर लगने वाला है। किसानों तक अगर खाद नहीं पहुंचेगी, जो अनाज का उत्पादन होता है अगर वो कम हो जाएगा, तो क्या भारत को इंपोर्ट करना पड़ेगा अनाज? क्योंकि भारत अपने पेट तो भर सकता है, लेकिन देश के भीतर जो कमोवेश हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर प्रोडक्शन, हर कोर सेक्टर लगातार जो दबा पड़ा है और जहां पर ग्रोथ रेट हो नहीं पा रही है, नेगेटिव में है, उसकी भरपाई कौन कैसे किस रूप में करेगा कोई नहीं जानता है। क्या यह सब कुछ सिर्फ बीते 38, 40, 45 दिनों का खेल है जब से युद्ध शुरू हुआ, या एक पूरी कतार चली आ रही थी जो नोटबंदी से शुरू होती है, जीएसटी पर आकर खड़ी होती है, उसके बाद इस देश के कॉरपोरेट्स और सत्ता के नेक्सस में सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले कर देती है, पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाता है, और पब्लिक सेक्टर के माता ताने वाली इंडस्ट्री को दिए जाने वाली सरकारी बजट कम होने लगती है। इस देश के भीतर लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का चलन शुरू हो जाता है, और स्थिति ऐसी आती है कि सरकार आज तक नहीं बता पाई कि इस देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग हैं काम करने वाले। आईएमएफ दबी जुबान में गाए बगाए कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा की तारीख में 92 से 94% तक होते हैं। तो क्या यह सिर्फ एक संकट भर है? जी नहीं, यह दरअसल उस सफर का एक अंत है, जो सफर इस देश के भीतर अच्छे दिन आएंगे के राग से शुरू हुआ, और बुरे दिन नहीं आएंगे ये कहने की ताकत किसी के पास नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, कॉमर्स मिनिस्टर हो, या प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द घेरा बनाकर बैठे वो इकोनॉमिस्ट जो दुनिया की इकोनॉमी में करोड़ों रुपए की चीजों को उठाते बैठते हैं, लेकिन करोड़ों लोग की आजीविका पर संकट इस देश में आने वाला है, इसको लेकर खामोशी बरत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।